Had started. Okay, please tell again. So I think your time is precious, so I'll take little amount of time to tell you what I did. Since I am with the students, right? So the maximum time I will put with the students, more productive it would be, right? So to 9:30, give your time freely. Okay. Okay. I think English works. English हिंदी mix bilingual में बात करें. हाँ ठीक है. तो अभी एग्जाम डे का बात करेंगे और एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है. वील टॉक अबाउट दैट आल्सो. एंड अभी 2.5 months व्हाट आई डिड. सो आई थिंक अभी यू शुड स्टार्ट विथ पेपर 2. सो मे बी OTOB पहले कंप्लीट कर लें. ऑलवेज OTOB को मैंने HRM IR से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, बिकॉज OT में जो थ्योरीज है, इवन OB में जो थ्योरीज है, वो आप HRM IR के क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल HRM में अगर कोई क्वेश्चन है कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, आप उसमें OT का EW बकेट कोड कर सकते हैं. सो आई ऑलवेज डिड दिस. तो OTOB को हमेशा थोड़ा प्रेफरेंस दें, क्योंकि एंड ट्राई टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम OT एंड OB. ये चीज सिर्फ मैं नहीं बोलती हूँ. आई हैव आल्सो सीन प्रीवियस टॉपर्स जो ये बोलते हैं कि OTOB से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर मार्क्स का फर्क पड़ता है. And I have also seen this myself. हाँ. True. ठीक है. तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा अडॉप्ट करना है कि OTOB से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. मे बी आपको लगे HRM IR ज्यादा इजी है, क्योंकि वो है इजी, उसमें कम क्वेश्चंस हैं, कम चैप्टर्स हैं, लेकिन OTOB इज मोर मार्क्स फेचिंग. इट्स ऑलवेज मोर मार्क्स फेचिंग. ठीक है. एंड ऑल्सो OTOB से आप जो सीखेंगे, यू विल यूज इट इन एथिक्स ऑल्सो. आई हैव यूज्ड इट इन एथिक्स. बहुत जगह OB की थ्योरीज अप्लाई हो जाती हैं. ठीक है. तो OTOB को हम अभी प्रेफरेंस देंगे. सर का आई थिंक OTOB का टेस्ट हो गया, तो मे बी आपका OTOB ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा. आप उससे शॉर्ट नोट्स बना ले. सो आई विल शो यू वन सैंपल शॉर्ट नोट्स दैट आई हैव. सो दिस इज शुभम अग्रवाल सर्स नोट्स, जो सर ने टेलीग्राम पे डाली है. ये प्रिंटेड दिस, और प्रिंट करके इसमें ऐसे स्टिकी नोट्स लगा लिए मैंने, जो मुझे एक्स्ट्रा लगा. दिस इज हाउ आई हैव मेड माय नोट्स. तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक चैप्टर को 2-3 पन्ने में मैं कैसे रिवाइज कर पाऊँ. अगर सर की राइटिंग नहीं समझ में आ रही, बिकॉज अब बहुत लोगों को नहीं आती, तो अपने लैंग्वेज में सर के नोट से इंस्पिरेशन लेके कुछ ना कुछ होना चाहिए. बिकॉज जब ना एक दिन पहले आप हिंदी इंग्लिश का पेपर दे करके आओगे एंड देन यू वुड वांट टू रिवाइज द एंटायर थिंग, तब क्या होगा, बुक खोलने का मन नहीं होगा, हिम्मत भी नहीं होगी. एंड देन व्हाट यू विल नीड इज शॉर्ट नोट्स. ठीक है. तो ये भी कर लेना है. एक बार OTOB हो जाए तो मे बी माइंड फ्रेश करने के लिए हम पेपर 1 के कुछ उठा लेंगे. और इसी तरीके से सर की टेस्ट भी प्लान्ड है. उसके बाद टैक्स एंड FM का टेस्ट होता है, आई थिंक, है ना सर? यस टैक्स FM ड्यू है जुलाई को. हाँ. तो उसके बाद टैक्स एक छोटा सा प्रिपेयर द टॉपिक परसेप्शन वेरी वेल. परसेप्शन उसका एथिक्स में यूज होगा और उसका ऐसे में यूज होगा. यू ऑल नो दैट वन ऐसे इज आस्क्ड अराउंड परसेप्शन. परसेप्शन जो चैप्टर है ना OB में, परसेप्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यस, यू गिव योर व्यूज. राइट. आई थिंक एक किसी ने लाइव चैट पर पूछा कि कॉमर्स पेपर 2 एथिक्स में कैसे यूजफुल है. तो आई थिंक एथिक्स में मोटिवेशन, लीडरशिप, इन सब का बहुत थ्योरीज है. तो एथिक्स में आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे. सोशल इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे आप, लाइक से स्वच्छ भारत कैंपेन में आप अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे. तो वहां पर आप वो मोटिवेशन और लीडरशिप की थ्योरीज को यूज कर सकते हैं कि आप लोगों का इनपुट्स लेंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे. तो जब लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है. समथिंग लाइक दिस. मुझे एग्जैक्ट थ्योरीज आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट ऑन दीज लाइंस आप हर चीज में उसको यूज कर पाएंगे. तो दिस इज हाउ आई यूज पेपर 2 का थ्योरीज. ठीक है. देन वील डू टैक्स FM हम कंप्लीट करेंगे. और पेपर 1 में भी सेम स्ट्रैटेजी. FM FMI इजी भी है और कम टाइम लगता है उसको करने में, और उसकी एक्यूरेसी बेटर है एज कम्पेयर टू पार्ट 1. मतलब आई डोंट नो, मे बी जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या ज्यादा प्रिपेयर्ड है, तो उनके लिए पार्ट 1 इजी हो सकता है, बट मेरे लिए पार्ट 2 थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली, डूइंग जस्ट FM. और FMI तो इतना इकोनॉमिक्स में कवर हो जाएगा कि आपको कुछ न्यू नहीं लगेगा उसमें. तो यू कैन डू दैट. ठीक है. तो टैक्स और FM हम कंप्लीट करेंगे. उसके बाद वील अगेन डू HRM IR. तो उसको एक बार कंप्लीट करने के बाद एंड देन यू कैन गो टू पार्ट 1. आई थिंक 15 जुलाई तक एक टाइमलाइन होना चाहिए ब्रेन में कि कंप्लीट पेपर 2. एंड एटलीस्ट एक बार तो हो गया, एक टेस्ट आपने दे दिया और उसके शॉर्ट नोट्स रेडी हो कि मैं रोज उसको रिवाइज कर पाऊँ. तो दिस शुड बी डन. टैक्स FM शुड बी डन. एंड उसमें से भी एटलीस्ट ऑडिट, अकाउंट्स, इतना तो हो जाना चाहिए. मतलब मैक्स टू मैक्स आपका मे बी एक सब्जेक्ट बचा है जो आप थोड़ा रिलेटिवली कम करना चाह रहे हो. एंड ये मैंने पहले भी बोला, आई डिड नॉट डू कॉस्ट.
आपका भी एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप थोड़ा सा कम फोकस करें, तो मतलब 80% पेपर 1 करने का सोचना है, मे बी 20% नहीं करना, बिकॉज पेपर 1 विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और पेपर 1 में एफएम में थ्योरी, एफएम की थ्योरी के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। सो आई हैड एफएम का शॉर्ट नोट्स एंड आई विल राइट, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर लिख दिया तो उसी शीट में नीचे मैं लिख दूंगी कि आई प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर। तो सर की बुक में जो पेज नंबर्स दिए हैं उसमें 8 9 10 बस यही करना है, क्योंकि दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक ही टाइप का बहुत सारा इलस्ट्रेशन दिया है डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल पे बिल्ड करते करते, तो मे बी उसमें से 4 5 ही करना है कि सब रिफ्रेश हो गया, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कर लिया कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो गए। तो ऐसा कुछ होना चाहिए 2 पेज में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा का थ्योरी भी रेडी। तो ये करना है, और फिर रोज या फिर ऑल्टरनेटिवली ट्राई करना है दिन में 1 से 1.5 घंटा ऑप्शनल को देना ही देना है टिल योर एग्जाम कम्स। तो उससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज आपके पास शॉर्ट नोट्स रेडी है। आप 2 घंटे में पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस या 2 घंटे में पूरा ओटी रिवाइज कर पाओगे, इट विल बिकम दैट क्विक फॉर यू। इतनी बार कर लोगे और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिविजन होगा उतना इजिली याद रहेगा वो। और ऐसे वर्बैटिम हर एक चीज नहीं याद करना, मे बी अगर कोई थ्योरी दिया है तो उसमें से 6 या 7 लाइंस हमको याद कर लेनी है जो कि एग्जैक्ट होना चाहिए, एंड देन बाकी का इट विल बी जनरलाइज्ड। बाकी का तो आप अपने इंटरप्रिटेशन पे लिखेंगे, उसमें आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे, उससे रिलेटेड कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी सर के टेस्ट में अडेप्टिव कोपिंग साइकिल था, आई वाज सीइंग सम टेस्ट, तो अडेप्टिव कोपिंग साइकिल में फिर आप उसमें सोचेंगे कि मैं एग्जाम्पल्स क्या लिखूं, तो मे बी आप, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैड माई ओन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, तो मेरे एग्जाम्पल्स जनरली कॉस्मेटिक ब्रांड्स के होते थे कि रेवलॉन ने मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस, मामा अर्थ का दिस, जो भी आपका कंफर्टेबल फील्ड है, जिन कंपनीज के बारे में आप ज्यादा रीड करते हैं, मे बी हैव अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम दैट, और एग्जांपल कोट करने में ज्यादा फोकस करेंगे ओटीओबी में। एंड ओटीओबी या पेपर 2 में सर ने बताया था आंसर राइटिंग में कि इन दी एंड डायग्राम से खत्म नहीं होना चाहिए, इन दी एंड एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो मेरे इनिशियल टेस्ट में यू विल सी कि आई हैव मेड अ डायग्राम नीचे, बट बाद में आई स्टार्टेड मेकिंग कंक्लूजन्स। और कुछ जनरल स्टेटमेंट बुक से निकाल के रख लेने हैं, जैसे कि एसपी रोबिन्स ने बोला था कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइक परमानेंट वाइट वाटर राफ्टिंग। ऐसे ऐसे बहुत लाइंस दिए हुए बुक में। एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एन एचआरएम में देयर इज अ लाइन की an employee does not leave the organization, he leaves the employer। तो ये कुछ पंच लाइंस हैं कि कहीं भी कुछ नहीं आया तो आई कैन यूज दीज पंच लाइंस, और ये बुक में बहुत दिया हुआ है, हर जगह यू विल सी इट एवरीवेयर, बॉक्स में बना हुआ है। तो उस समय तो पढ़ते तो लगता है इसको कहाँ यूज करेंगे, बट इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दीज पंच लाइंस। तो फिर 15 जुलाई के बाद जब आपका 80% ऑप्शनल हो जाएगा, यू कैन फोकस देन ऑन GS2 एंड GS3। तो अभी ऑप्शनल के साथ साथ GS1 और एथिक्स आई थिंक आपको फोकस करना चाहिए। क्यों GS1 और एथिक्स, क्योंकि ये थोड़ा स्टैटिक है और उस समय ज्यादा करंट अफेयर्स आ जाएंगे, उस समय विजन का मेन 365 और सब कुछ आ जाएगा, तो उस समय आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि GS2 GS3 फिनिश कर लें। आई थिंक आपके टाइमलाइन के हिसाब से इवन इफ 15th अगस्त तक यू आर डन विथ एवरीथिंग, यू हैव 1 month इन योर हैंड, तो ये एक अच्छा टाइमलाइन है टू प्रिपेयर विथ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इससे रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क अभी। I want to tell one thing. You talked about these quotations. So this year we are doing one additional work by learning from your experience that we prepared. You liked the quotation of whitewater rafting. So in OT, OB, HRM, in these 3 areas, we have prepared quotations on all the major concepts. So it will be up to the students how well they can be used. They can use. So today, this batch we have our quotations and we will provide to all of the candidates. So they should do selectively only. ये इम्पोर्टेंट है सेलेक्टिवली करना, क्योंकि सारे कोटेशंस याद नहीं रहेंगे। मेजर मेजर जैसे, और जितनी बार बोलोगे यू टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाता है, और किसने बोला ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, मैं यही कहना चाह रहा था कि कोटेशंस देंगे उसमें उसके जो ना ऑथर का या थिंकर का नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है, मेजर मेजर नाम याद रख लीजिए। गांधी जी का कोई टर्म है, बिल गेट्स का है, एसपी रॉबिन्स का है, यू कैन रिमेंबर दोस। यस, तो अगर ये टाइमलाइन क्लियर है देन वी विल टॉक अबाउट कि मेंस के एग्जाम। queries are there on chat box. यस सर, एक सेकंड में चैट बॉक्स।
करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं सब, तो आई थिंक सर आप करंट अफेयर अपडेशन करंट अफेयर क्लास हम तो तैयार लेते कर हैं। रहे हैं, वी विल प्रोवाइड करंट अफेयर विद इन 10 डेज, 6 to 10 डेज में दे देंगे। सी पेपर 2 में करंट अफेयर का कितना स्कोप है? अगर आप करंट अफेयर्स करते हैं तो कुछ आंसर्स में यू कैन यूज, इवन इफ यू डू नॉट राइट करंट अफेयर्स तो उतना कुछ बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता, बट मे बी कुछ आंसर्स में अगर आप करंट एग्जांपल्स देते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है आंसर, तो आई थिंक इट गिव्स यू अ +2 +3। और ज्यादा बड़ा क्लास भी नहीं, आई थिंक एक ही क्लास होता है 2.5 आवर्स का, उसमें सर गिव्स यू सफिशिएंट करंट अफेयर्स, तो उसी को बार बार रिपीट कर करके यूज करना है। और पेपर 1 में कितना रोल है? आई थिंक एफएमआई में यू हैव टू डू करंट अफेयर्स, बाकी टैक्स में करंट अफेयर्स नहीं करने, ऑडिट में नहीं करने, अकाउंट्स में नहीं करने, एफएम में नहीं करने। एफएम में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वाले चैप्टर में मे बी अगर एक दो एग्जांपल ढूंढ के रख लो कि इसमें लिख के आऊंगा तो ये अच्छा है। दैट इज इट। सर आप कुछ क्वेरीज बता सकते हैं जो हम लोग करें? ओके, राइट राइट। द क्वेरीज कैंडिडेट्स ने पूछी है, अपूर्व डिड मैम वैल्यू एडिशन फॉर पेपर 2, यस वो हो गया। पेपर 2 के लिए वैल्यू एडिशन इस बार 3 होने जा रहे हैं, 3 पेपर वैल्यू। फर्स्ट वी हैव प्रिपेयर्ड ए बुक ऑन पीवाईक्यू solutions. No need to see that book fully. You can see selective questions and their solutions. We have prepared it, so within 1 or 2 days it will come. ठीक है, टैक्स और एफएम के पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस भी डाल दिए हैं। सो फर्स्ट वैल्यू एडिशन ये होगा। दूसरा सेकंड वैल्यू एडिशन विल बी, वी आर प्रोवाइडिंग पावरफुल कोटेशंस particularly in paper 2. We'll try to do it in FM also, because in FM wonderful ideas may be useful, FM and FI. एंड थर्ड आई फॉरगॉट, थर्ड वी विल प्रोवाइड करंट अफेयर्स। तो इन चीजों के ऊपर 3 के ऊपर वर्क करने के बाद और वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है, यही नहीं कर पाएंगे बल्कि कम करना है, राइट। उसके बाद दिव्या का क्वेरी, डिड यू ट्राई टू बी इन लाइन विद द टेस्ट शेड्यूल एग्जैक्टली और यू आर अहेड ऑफ इट? शायद नो। आई थिंक यू विल बी शॉक्ड, आई तो नहीं, बहुत पीछे चल रही थी मैं, तो आई वाज ट्राइंग टू कैच अप। पेपर 1 का तो सारा टेस्ट छोड़ देती थी मैं, आई वाज स्कैर्ड ऑफ पेपर 1, मुझे डर लगता था, तो जब भी टैक्स का टेस्ट अपलोड होता था आई वाज स्कैर्ड कि कोई बोल नहीं दे मुझे टैक्स का टेस्ट देने के लिए। सो एक गलती व्हिच आई डिड व्हिच नो वन शुड डू इज आई डिड नॉट गिव वन सिंगल टेस्ट ऑफ पेपर 1। मैंने सबसे पहले पेपर 1 उस दिन एग्जाम में अटेम्प्ट किया था, एंड आई थिंक दैट इज आई हैव गॉट ओनली 125। तो पेपर 1 की I टेस्ट want to say one thing here. I want to say one thing here. At rankers classes, average test written by the students are 40%. 40%. Even those who have got best score, even those who have got best score, right? They did 40 to 50%. So टेस्ट को ये नहीं मानना कि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली रैंकर्स की, अब 18/18 लिखना है। आपका शेड्यूल डोमिनेट करना चाहिए, हमारा टेस्ट डोमिनेट नहीं करेगा। करेक्ट, राइट है, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट से, ठीक है। तो ये आपको केयर करना है, टेस्ट सीरीज का विक्टिम नहीं बनना है। ऐसे विक्टिम नहीं बनाना अपने शेड्यूल को, बिकॉज टू राइट वन टेस्ट इट रिक्वायर्स हाफ डे। हाफ डे में कई बार आप यू कैन रिवाइज 3-4 चैप्टर्स। एग्जाम डेज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाफ आपके लिए। और एक बार राइटिंग प्रैक्टिस होने के बाद बहुत ज्यादा जो है टेस्ट के प्रति वो भी नहीं होना, ठीक है। सम टेस्ट इन बिटवीन, अगर आपको लगता है कि मेरी इस टेस्ट की तैयारी नहीं है, टाइम इज टू लेस, तो उसका हाफ प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे ओटीओ भी पूरा तैयार नहीं था तो हमने स्टूडेंट्स को कहा कि प्रिपेयर ओटी ओनली। नाउ टैक्स एफएम में टैक्स तैयार नहीं तो सिर्फ एफएम कीजिए, या टैक्स में सिर्फ थ्योरी कर लीजिए। व्हाटएवर यू डू इट वेल, क्योंकि मेंस में मंत्रा है, पार्टिकुलरली ऑप्शनल में सिलेक्टिव इंटेंसिव प्रिपरेशन। जो करें वो बढ़िया करें, इसलिए तो यूपीएससी 8 में से 5 क्वेश्चन पूछता है, right? Some more queries is there. How many revisions did you complete before last month? तो पेपर 2 का तो आई थिंक बहुत ज्यादा, मतलब पेपर 2 वाज समथिंग व्हिच वाज माय फेवरेट, तो 6 या 7 रिवीजन पेपर 2 के मेरे हो गए थे। तो पहला 2 रिवीजन ये बुक तो से कुछ हुआ ज्यादा था। कर लिया आपने, 6-7 रिवीजन। पेपर 2 मतलब पेपर 1 पढ़ने पे उतना फोकस नहीं किया, तो जो टाइम बचता पेपर 2 हो गया। तो पहला जो 2 रिवीजन होगा उसमें 2-2 दिन लग जाएंगे, तो आई थिंक 8 दिन लग जाएगा आपको। आई थिंक आई टुक 2 days फॉर पेपर ओटी, 2 days फॉर ओबी। तो अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आई थिंक मे बी लुक एट योर स्ट्रेटेजी कि 2 दिन में हो जाना चाहिए, उतना ही कंटेंट है, 8 चैप्टर 2 दिन में होने लायक है। आई थिंक 8 दिन में आपका पेपर 2 पूरा हो जाना चाहिए, और उसको फिर दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो 1 दिन में पूरा ओटी हो जाएगा, 1 दिन में पूरा ओबी। और आईआर तो आई यूज्ड टू डू हाफ डे में, वो तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। और जब बाद में आप रिवाइज करेंगे तो 2 या ढाई दिन में आप पूरा कर पाएंगे। तो
So that is why doing it in pairs or doing it in group is always advisable. तो हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो सब साथ में मेंस दे रहे थे, तो हम लोग ऐसे रिवाइज करते थे कि हम लोग सब डिसाइड कर लिया कि हमने कि ओटी करना है. तो माय फ्रेंड इज रिवाइजिंग चैप्टर 1, आई एम रिवाइजिंग चैप्टर 2, देन ही विल एक्सप्लेन मी चैप्टर 1, फिर मैं खुद से उसको फटाक से रीड कर लूंगी. तो मे बी इस तरीके से थोड़ा जल्दी हो जाता था, क्योंकि एक बार रीड करके और 2 साल पहले क्या पढ़ा था वो मे बी मेरे दिमाग में ना आए, तो उसको उतना ही एफर्ट लगा उसे रिकॉल करने में, बट एक्सप्लेन करने में उसका रिविजन भी हो गया और मेरे को एक बार समझ में भी आ गया. तो आई थिंक ये one स्ट्रेटजी. more thing, Garima, I have told the students to how to revise well. Yes. And as per feedback given by the students, मैंने स्टूडेंट्स को बताया वो टेक्निक फॉलो करें कि चैप्टर को बुक में पढ़ने से पहले खुद मेंटल रिवीजन करें. इससे आपका रिवीजन का टाइम हाफ से भी नीचे आ जाएगा और रिटेंशन जो है वो 3 to 4 टाइम्स हो जाएगा. ओवरऑल इफेक्टिवनेस बहुत हाई होगी, मल्टीपल रिवीजन्स का प्रेशर नहीं आएगा. करेक्ट. एक क्वेरी है दिव्या यादव की क्वेरी, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मीट टारगेट्स एंड पेपर 1 इज ड्रैगिंग ऑन, टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. यस. तो आई थिंक जो भी आपका टाइम शेड्यूल है कि मैं 3 दिन में एफएम करूंगी या 2 दिन में टैक्स करूंगी, उसमें आप एक तो बहुत ही अपने आप को सुपर ह्यूमन बना करके शेड्यूल नहीं बनाना कि आज ही पूरा मैं इनकम टैक्स कर लूंगी. आप एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है और स्ट्रेस में आपका प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी कम हो जाता है. तो अगर खुश प्रिपेयर करोगे, थोड़ा स्ट्रेस कम लेके प्रिपेयर करोगे तो मे भी जल्दी हो जाए, है ना. तो बस आज सोचो कि आज मैं 8-10 घंटे जितना भी पढ़ूंगा अच्छे से पढ़ूंगा, डजंट मैटर कि मेरा शेड्यूल उतना अच्छे से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं. और एक सब्जेक्ट के बाद 1 दिन का टाइम दे दो. मे बी पेपर 1 का शेड्यूल बनाया कि 10 दिन में कर रहा है, तो गिव 1 or 2 days ऑफ ब्रेक टू यू. तो उस ब्रेक में आप हल्का रिलैक्स होकर जो छूट गया उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे. और कुछ सब्जेक्ट में मे बी आपने ओवर एस्टिमेट किया हुआ. जैसे बच्चे जब हम लोग शेड्यूल बनाते हैं ना, तो मैंने भी पेपर 2 में आईआर के लिए 3 दिन रखा था, फिर मुझे पता चला ये तो 1 दिन में हो जाता है. तो वहां पर आपको खुशी भी होनी चाहिए कि मेरा टाइम बच गया. तो ये होते रहेगा, दिस विल हैपन. तो स्ट्रेस नहीं लेना है. वन थिंग दैट यू डोंट हैव टू डू इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. उससे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिपरेशन हैम्पर होगा. अपना एक अच्छा फेयर इनफ शेड्यूल बनाओ. गरिमा, स्ट्रेस से बचने के से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ. आपको अपने सक्सेस के बारे में कितना अंदाजा था कि सेकंड रैंक आएगी? यहाँ पर आपके एफर्ट का कितना रोल है? ठीक है, आई एम आस्किंग, थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. और लक का रोल और दूसरी जो है चांसेस का रोल वो बता दीजिए ताकि स्ट्रेस ज्यादा ना ले. आई थिंक 30% तो लक है, मतलब मुझे लगता है. You ask RS sir, मैं आपको I think sir send that WhatsApp screenshot also. तो एक दिन पहले जब हिंदी का पेपर देने जा रहे थे हम लोग, उसके पहले मुझे पता था परसों कॉमर्स का पेपर, और मेरी प्रिपरेशन फॉर पेपर 1 was so bad that I called sir. I was crying इस साइड ऑफ द फोन पर. सर को शायद समझ में आ गया था कि मतलब रो रही है बच्ची. तो सर सेड कि मेडिटेशन करो, एंड व्हाट आई सेड, मुझे वो भी नहीं आता सर, मुझे कुछ नहीं आता. मेरे दिमाग से बस एक ही लाइन निकलता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता. तो इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आई वेंट एंड गेव द पेपर कि कुछ भी नहीं आता, बट देन आई गॉट गुड मार्क्स. तो सर ने मुझे एक ही बात बोला था कि जब आप पेपर देखोगे तो लगेगा कि बहुत इजी है. तो एक तो ये है कि जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उसका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, चाहे वो जीएस हो या ऑप्शनल हो. उस दिन जो पूछा जाए वो जानबूझकर ज्यादा होता है, और उसमें जो मार्क्स मिलते हैं आप उसमें +10 +20 एक्सपेक्ट करो रियल एग्जाम में. राइट. मुझे फाइनल स्क्रिप्ट नहीं कर सकते. व्हेन वी ट्राई टू स्क्रिप्ट सक्सेसफुली, स्क्रिप्ट नहीं हो सकते सक्सेस. हमारी हेल्थ के भी इश्यू आते हैं, इमोशनल इश्यूज भी आते हैं. लेट देम ऑल कम. आपकी लॉन्ग टर्म में जो प्रिपरेशन है ना, वो अल्टीमेटली आपको पे कर देगी. किसी एक दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ, 1 वीक का टारगेट पूरा नहीं हुआ, ओके, इतना फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, 15 दिन बेकार नहीं जाने. 1 या 2 दिन बीच में जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे, कोई नहीं, होने दीजिए. ब्रेन को रेस्ट मिल रहा है, कोई इश्यू नहीं. ब्रेन को रेस्ट चाहिए. Yes. So can I ask a question? How did you prepare FM? How did you? I think that Divya is asking a question. Yes. Thank you, ma'am. Congratulations, first of all. Thank you. So I have this doubt. I really felt very relieved when you shared that your paper 1 is also not very strong. So I am also facing this similar situation where I am trying to finish financial management. Although I had covered it before in January, but now I feel like that I did not do it, or I am not able to recollect, and then also the fact that I am lacking on conceptual clarity. So all sort of thoughts. What was your strategy to deal with paper 1 sufficiently that you could score, really good marks? See, I did my CA intermediate in college, so I was
well versed with all these CA videos and teachers. So in chartered accountancy there is a trend of marathon videos. तो अगर आप YouTube पर देखेंगे तो बहुत सारे marathon videos होते थे. तो audit के भी there is a lot of marathon video. as to एक marathon video रात में लगा लिया YouTube पर और फिर उसको सुन रहे हैं तो 2.5 hours में वो almost पूरा marathon video cover हो जाता है. तो उसमें तो वो aspect भी cover होगा जो आपको useful नहीं है. For example बहुत detail में standards of audit पढ़ाने लगेंगे. But उसको skip कर करके जो relevant portion है आप उसको एक बार सुन लो एंड देन नेक्स्ट डे व्हाट यू हैव टू डू इज रिवाइज. तो आपका वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला पार्ट आ गया क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो एंड दैट्स गिवन इन द बुक. तो आपको बस एक बार सुन लेना है कहीं से एंड देन सर की बुक में क्लियरली मार्क्ड है कि क्या यूजफुल है क्या नहीं. इवन सर की ऑडिट की बुक इज वेरी थिन और तो ऑडिट में लेट्स से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की दिक्कत है तो पीछे से स्टार्ट करें. सर की बुक में पीछे दिया हुआ है वो सारा बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग एंड ऑल, पहले उसको पढ़ लो एंड देन स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट. ठीक है. एफएम का आल्सो आई डिड दिस ओनली. मुझे जो भी वीडियोस मिले दिव्या को मैं आंसर करूंगा. दिव्या एक परसेप्शन है दैट यू हैव फॉरगॉटन. आप अपने ब्रेन को जो है फूल मत बनाओ. मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ. किसी दिन आज ही या कल मॉर्निंग में आप 2 hours हैव ए सिटिंग चैप्टर वाइज चैप्टर एक बार ब्रेन का ऑडिट कीजिए कि मैंने फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा था. 15 मिनट्स लगाइए फर्स्ट यूनिट में. बुक नहीं देखनी आपको. आपका ब्रेन 50 to 60% फैक्ट्स को रिट्रीव करेगा. सेकंड यूनिट देखिए क्या क्या फार्मूले हैं, कौन कौन सा फार्मूला है, डेट इक्विटी रेशियो का क्या है, कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं. आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना करें. फंड फ्लो में क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट करता है, जहां जहां भूलेंगे आपका ब्रेन उसको रजिस्टर कर लेगा. इसी तरह कैपिटल बजटिंग के अंदर कौन कौन सी टेक्निक हैं, कैसे एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कितनी तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैं. आप सिर्फ 4 hours लगाइए, 30 minutes पर चैप्टर, 4 hours. आपका 4 hours के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप अप आ जाएगा. रिवीजन का टाइम हाफ हो जाएगा. अपने एस्टिमेट नहीं लगाना, अपना परसेप्शन ये डेवलप नहीं करना कि हम अंडर प्रिपेयर्ड. हाँ, अगर पहले आपने कभी पढ़ा ही नहीं है एफएम तो फिर वो जेन्युइन है प्रॉब्लम. पढ़ा है अगर आपने पहले भी पढ़ा तो भी सही है, कोई इशू नहीं. एक चैप्टर करने के बाद इजी फ्लो बन जाता है. आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लेंगे तो आपको फिर थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग इजी लगने लगेगी. ये इनिशियल इनर्शिया है बस. Yes. कंचन का है haven't done anything with respect to current affairs and latest example for paper 2. कंचन हम प्रोवाइड करेंगे. मैं कहूँगा आप ट्रेडिशनल पार्ट पे वर्क कीजिए क्योंकि we are doing them in a better manner, so it is taking time, but we will provide synopsis of current affairs. ठीक है. मोहित चौहान, जैसे आपने बताया कि OTOB ज्यादा स्कोरिंग है वैसे ही पेपर 1 में भी कुछ ऐसा बताया. यस, पेपर 1 में क्या स्कोरिंग ज्यादा है? So I think FMI वाला पार्ट इजी हो जाता है. मतलब उसमें डाइवर्सिटी कम है. 8-10 चैप्टर्स है, उसको अच्छे से कर लो, उसमें से ही आना है एंड देन उसमें एक्यूरेसी है. बिकॉज मुझे पता था कि कैश फ्लो का क्वेश्चन किया तो 15 on 15 मिलेगा. वो वहीं पर मैच, आधी चीजें तो वही मैच हो जाएंगी. एज कम्पेयर टू टैक्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो मे बी यू आर नॉट श्योर कि उसमें एक भी पॉइंट फंसा तो मे बी एक्यूरेट आंसर नहीं आए. तो FMI और FMI में इकोनॉमिक्स का वो स्कोप रहता है लिखने का जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा. तो FMI थोड़ा सा पॉइंट ऐड करता हूँ. पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया FMI. ऑडिट के अंदर 2 चीजें हैं, ऑडिट ऑफ एनजीओज प्लस ऑडिट ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स. वो जरूर कर लीजिए. उसके बाद आज ही हमने ऐप पे अपलोड किया है टैक्स के थ्योरी के क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस. टैक्स थ्योरी क्वेश्चन सॉल्यूशंस अराउंड 24 पेजेस हैं. उसको कर लो, टैक्स का थ्योरी का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा. ठीक है. इससे आपकी सिक्योरिटी होने वाली है अराउंड 4 आंसर्स 4 क्वेश्चंस की. एक और बचेगा, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. There is one follow-up question I would like to ask. Yes, any query? I think Mohit was asking something. Yes, Mohit. Sir, as we have seen that in the GS papers, like the GS1, GS2, GS3, GS4, there is a concept that they say that you will never get full marks. Even if the best of the answers that you write, you get probably like 5 or 6 marks in the top of your answers. Like, does the same apply also all the optional papers as well? Like you were saying that in the 15 marks per question of the cash flow, then if it is correct, then we'll be getting 15. So is it right that we have this thing here as well? Numericals and provision-based questions, you can get full marks or 80-90% marks. Yes, because one of our student Vinayak this year, he got 156 marks in paper 1. He prepared all the theory well. He worked a lot on
theory. He got 156 marks. So that is feasible, yes. But in definitely in optionals you get better marks, no? Optional का जो marks rate है वो 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, around 50%. GS का जो है ना around 40% है. I want to ask one question. Yes, yes. Regarding paper one, when somehow I belong to a same education background which you have, I also qualified CA intermediate, and after which I left that and started preparing for UPSC. So with that background, I have a confidence of having a conceptual clarity in paper one. So does it require to cram some theories for? I mean, how to deal with the theoretical part of paper one? Is conceptual clarity enough, or some theoretical cramming is required for it? So I think what we did for CA intermediate does not need to be done here. उस समय audit में हम लोग sections रट रहे होते थे, but नहीं करना है यहाँ पर. I think यहाँ पर थोड़ा analytical part ज़्यादा है. तो the portion of company audit में maybe sections, because we are good at it, we can do it easily. वो कर लेना है. लेकिन audit of NGO, all of these portion is more important in audit. तो इसको अच्छे से करना है. And for FM also, तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा formula रटते थे. But यहाँ पर formulas बहुत basics है और कॉन्सेप्चुअल के एक स्टेप अहेड है. यहाँ पर थोड़ा एनालिटिकल पोर्शन है, तो वो पार्ट जो सर की बुक में दिया है वो अच्छे से करना है, डिपेंडिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. Let us see For basic subjects like auditing, I was asking that auditing book is different in CA intermediate as we compare it to from the search note. So was that conceptual clarity enough for the audit of the paper one as well, or we have to go through search book at least once? You have to go through source book. पीछे वाला पोर्शन पहले करना है, क्योंकि पीछे वाले पोर्शन में what is audit and all क्लैरिफाई किया है सर ने, तो वो एक बार क्लियर हो जाएगा. वो बस लैंग्वेज के लिए चाहिए कि कहीं पर भी लिख रहे हैं तो फेयर एंड रीजनेबल असेसमेंट और ये सब वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वो पीछे जो 10 पेजेस दिए है सर ने वो पहले करना है, एंड देन स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट. तो आई थिंक हिज बुक्स आर इनफ, मोर देन इनफ. जो ऑडिट रिपोर्ट वाला पार्ट है दैट हैज आल्सो बीन गिवन वेरी क्लियरली. तो आई थिंक सीए वाली बुक्स को रेफर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा अननेसेसरी मटेरियल है अभी हमारे हिसाब से. तो दैट इज मोर देन इनफ. और ऑडिट में सिंपलर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस बार लास्ट ईयर इंटरिम डिविडेंड एंड एवरीथिंग वाज आस्क्ड, वो पोर्शन बहुत अच्छे से कवर्ड है. तो ऑडिट का सिलेबस देखना है वर्ड बाय वर्ड, पहले सर की बुक पढ़ लेनी है, फिर देखना है डिविडेंड वर्ड दिया है सिलेबस में, वो मैंने कवर किया कि नहीं, फिर देखना है एनजीओ वर्ड दिया है, वो मैंने कवर, अगर कोई वर्ड छूट जाता है जो कि नहीं छूटता तो फिर देखना है बस किसी और मटेरियल को. देखा आईपीसीसी देखा था ना गरिमा, यू हैव सीन. सर मैंने आईपीसीसी के बुक से एनजीओ वाला पार्ट एक बार और रीड किया था कि कुछ नया मिल जाए तो, बट इट वाज इनफ, मोर देन इनफ. आपका बुक सफिशिएंट है. एनजीओ पे बल्कि हम कट कर रहे हैं, एनजीओ पे ज्यादा नहीं है. हां बहुत ज्यादा है. देयर आर मेनी क्वेरीज इन चैट बॉक्स. आई एम रीडिंग those. I'm reading queries. There are many queries. One more follow-up question. Have you prepared any short notes for the theoretical part, or was reading of search note enough for the preparation? शॉर्ट नोट्स तो बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आई शो यू टैग्स का शॉर्ट नोट्स मे बी. So can you share those short notes as soft copy to us? Yeah, मतलब I can, मतलब I used a lot of हिंदी and मतलब understandable language, तो मेरे को लगता है आप लोग को उतना यूजफुल नहीं होगा. एंड बहुत ही डायरेक्ट सर का नोट्स ही छापा है मैंने अपने लैंग्वेज में कि उसको थोड़ा यूज कर पाओ. तो मेक योर ओन नोट्स जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है. For the quick revision. Yeah, you have to make. I think FM में और टैग्स में भी शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं. एक बार मैं क्विकली जो चैट बॉक्स में जो क्वेरीज हैं उनको ले लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट. सो मैम, डिड यू फेस एनी स्ट्रगल इन इंटरप्रेटिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इन पेपर 2, एंड इफ यस, हाउ डिड यू मैनेज? जो भी इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना पेपर 2 में, उसके लिए पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर लो. वंस यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको समझ में आता है कि मैक्सिमम कितने लेंथ तक वो पूछ सकते हैं. तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले पीवाईक्यू को कर लेना, बिकॉज सर के जो पीवाईक्यू क्लासेस होते हैं उसमें ही ट्राइज टू ब्रेक देम डाउन. तो जो चैप्टर 1 का पीवाईक्यू का क्लास है सर का, आई थिंक उसमें ही टॉट वेरी क्लियरली कि स्टेटमेंट पर कितना फोकस करना है. उसके बाद स्टेटमेंट जब कवर हो जाए सफिशिएंटली तो उसका करंट कॉन्टेक्स्ट बताना है. तो आई थिंक वो वाला क्लास इज इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक सर कैन एक्सप्लेन यू पीपल बेटर कि वो वाला कैसे करना है. Right. One query is there. How much time to devote for answer writing every day for optional? Every day वाला time गया. For answer writing every day for optional.
आई थिंक एवरीडे वाला टाइम गया, 2 दिन पढ़ो और फिर थर्ड डे एक में भी टेस्ट दे दो, या फिर एक हफ्ता पढ़ो टेस्ट दे दो। फुल लेंथ टेस्ट आर ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप मतलब एवरीडे के कंपैरिजन में तो मुझे फुल लेंथ टेस्ट बेटर लगता है। बट इफ यू थिंक एवरीडे करके आपको बेनिफिट हो रहा है तो मे बी 2 आंसर्स एवरीडे, तो 7 मिनट्स का टाइम लगाकर 15 मिनट 2 आंसर्स लिख लो। Okay, Gori Jalan का query है, I solved only PYQs and class notebook. Should I go for illustration questions also? Also, how? Yes, please answer. इन दो चैप्टर्स जो आपको लगता है हर साल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी 15 मार्क्स का, तो वो तो हम लोग गलत एकदम नहीं कर सकते, तो उसमें इलस्ट्रेशन कर लो। और क्योंकि आपका पीवाईक्यू हो चुका है, आपको इलस्ट्रेशन में हार्डली टाइम लगेगा, एक बार कर लो, 2 घंटे लगेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट मिल गया, उसको मार्क कर लो और पीवाईक्यू वाली शीट में लिख लो क्वेश्चन नंबर दिस ऑन पेज नंबर दिस, तो जितनी बार पीवाईक्यू फिर से करेंगे वो भी कर लेंगे, और बार बार वो इलस्ट्रेशन नहीं करेंगे। एक क्वेरी और है, also how you manage to study for long hours, ये बता दो। तो इसके लिए थोड़ा वो करना, बहुत मोटिवेशन चाहिए। तो अब मुझे ये होता था कि दोपहर में आई यूज्ड टू टेक बटर मिल्क और लस्सी, तो मुझे बहुत नींद आती थी, तो आई व्हेनेवर कोई भी मील लिया उसके बाद मैं इतना कॉफी पी लेती थी थोड़ा बहुत, कि मतलब हेल्थ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है और जगह भी रह रहे हैं। तो स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ेगा अपने टाइम को। 6 आवर्स का एक सुबह सुबह स्लॉट कर लो, मतलब मैक्सिमम अपने बॉडी का एनर्जी खर्च करके 6 आवर्स का स्लॉट कर लो, बस बीच में एक 15-20 मिनट का ब्रेक लेकर। तो वो करने के बाद आधा काम दिन भर का खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 आवर्स का 2 स्लॉट कर लो, और रात में 1.5-2 घंटा पढ़ना है, लेकिन बहुत ही लाइट, ऐसे लेट कर पढ़ रहे हैं, मे बी सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स रीड कर रहे हैं, या पढ़ लिया था आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा लाइट पोर्शन हो जाएगा। आई थिंक ये वाला टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल। अगर आप अभी जान लगाकर मेहनत कर लेंगे, इतना मार्क्स ले आओ कि इंटरव्यू से फर्क ही नहीं पड़ रहा है फिर, मतलब उस समय बहुत एंजाइटी होती है। हमने चार्ट बना रखा है, we have made a diagram. I want to give me 10 seconds only. We made an analysis. Those who in top 10, they are having 85% written marks and just 15% interview marks, and those who are at the lowest level, they are having 78% written marks and 20% interview marks. Right? The query is, how did you focus on numerical subjects? I'll take this numericals of tax and then we'll take Gauri your question. Okay. Right. So numericals of tax was my favorite. तो numericals of tax करना थोड़ा difficult नहीं है। Let's say clubbing of income पढ़ा, उसके सारे provisions पढ़े, फिर सर की बुक पे पीछे illustrations दिए और उसके पीछे solutions दिए हैं, तो वो एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया और फिर बस आंसर मैच किया कि सही है कि नहीं है। एंड दिस आई डिड। बस जो टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक और किसी बुक से किया जो सीए के टाइम पर फॉलो किया था, क्योंकि टोटल इनकम में जितना प्रैक्टिस करो उतना कम होता है, एंड देन अल्टीमेटली वो सही होगा कि नहीं होगा आई थिंक लक पर डिपेंड करने लगता है। तो हाँ, बाकी तो इनफ है सर के बुक में, उतने इलस्ट्रेशंस कर लो, मोर देन इनफ। रोहित लोया ने पूछा, इन केस ऑफ EBIT EPS एनालिसिस did you also give numerical in 10 marker question, means in a theory question on EBIT EPS analysis, do you give numerical? Yes sir, छोटा न्यूमेरिकल सबके लिए बना के रखो, वो जितने भी गॉर्डन मॉडल और इन सब के लिए, उसके लिए भी एक छोटा न्यूमेरिकल होना चाहिए, ऑन द स्पॉट उसको एक्यूरेटली सॉल्व कर पाना चाहिए। ऐसा वील टेक गौरीज क्वेश्चन आल्सो। यस हेलो मैम, कांग्रेचुलेशंस मैम। एंड मैम मेरा एक क्या डाउट है, मैंने लास्ट ईयर, मैंने सर को भी पता है ये चीज, मैंने टैक्स नहीं पढ़ा बीइंग अ सीए, लेकिन मेरा सीए ऑलमोस्ट 15 इयर्स पहले हुआ था, तो टैक्स मैंने नहीं किया था। पढ़ना भी नहीं, थ्योरी पढ़ लेना, अब इस बार भी छोड़ दूं? ठीक है, एमएलगेमेशन भी नहीं किया था, और एमएलगेमेशन भी नहीं किया था। तो जैसे आपका कॉस्ट वीक पॉइंट है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कॉस्ट, तो मेरा कॉस्ट अच्छा है, लेकिन टैक्स मेरा अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और एमएलगेमेशन तो मैंने सीए में भी नहीं किया था। छोड़ दो, उसको अभी भी मैंने भी छोड़ दिया था। मैंने बहुत बेशर्मी से एक्सपेक्ट किया था कि फिर से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही पूछा जाएगा और फिर से अमैल्गमेशन आया, बट आई डिड नॉट डू इट। अगर कोई चैप्टर है जो आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस दे रहा है तो छोड़ दो उसको आप मन से नहीं पढ़ोगे, वो आपसे नहीं हो पाएगा सॉल्व, तो जस्ट बेटर लीव इट। और आपका कॉस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आपको जो एक क्वेश्चन उधर से अटेम्प्ट करना है वो उसमें कॉस्ट होगा ही, एक थ्योरी होगा और एक में भी टैक्स होगा, मे बी अकाउंट्स होगा, तो वो 20 मार्कर में चलो कुछ तो लिखेंगे, जो भी प्रोविजन आएगा वो लिख देंगे। अमैल्गमेशन की थ्योरी कर लो।
हाँ, Right. उसमें लिख लो कि ऐसा है, बस that's it. अब और का क्वेश्चन है, have you अब मैं- explained some points of answering any dimension in paper 2? Have you explained dimensions in paper 2? Sub points ना? हाँ, तो पेपर 2 में सब पॉइंट जैसा कुछ आता नहीं। पेपर 2 में बहुत इस बार तो पेपर 2 में डिवीजन था कि 10 मार्क्स ये, 10 मार्क्स ये, 10 मार्क्स ये, 5 मार्क्स ये, तो वो क्लियरली पूछ रहे हैं आपसे, तो आप अपने अपने हिसाब से क्या डायमेंशन देंगे वो तो ऑप्शन ही नहीं होता। दे क्लियरली आस्क यू दैट दिस इज सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, आई वांट टू आस्क दिस। सो उनको ही आंसर कर दो, बस कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड या एक रीसेंट एग्जांपल होना चाहिए, इतना सफिशिएंट होता है। Ma'am, if there is a question that what is an advantages of centralization, तो जो उसमें points जाएंगे उसको भी आपने explain करा था। देखो, दो टाइप के पॉइंट्स आप लिख सकते हो, या तो आप किसी डायग्राम फॉर्मेट में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइंस लिख रहे हो कि अगर सेंट्रलाइजेशन है देन देयर विल बी क्विक डिसीजन मेकिंग, या फिर आप उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर दो कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो सफिशिएंट कॉस्ट ओवररन्स नहीं हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स टाइम पर फिनिश हो रहे हैं, रेप्यूटेशन मेंटेन रह रहा है, ऐसे करके कुछ बना लो। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइंस है। पर अगर आप कुछ बहुत ही ब्रॉड वर्ड्स यूज करते हैं कि इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशंस रेप्यूटेशन, तो उसको मे बी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे आप सेंट्रलाइजेशन को डायरेक्टली इससे लिंक कर रहे हैं। तो अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं देन इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और अगर आप कुछ ब्रॉड लिख रहे हैं तो आपको हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पायल बंसल का क्वेरी है, मैम हाउ डिड यू अप्रोच क्वेश्चंस दैट वर न्यू फॉर यू इन द पेपर? तो आई थिंक पेपर 2 जब मैंने देखा तो आई थिंक देयर वाज नॉट इवन वन क्वेश्चन जो ऐसा हो कि एकदम ही नहीं आ रहा, क्या नया है, बिकॉज सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो गया था। हाँ, इस बार नहीं था कोई ऐसा। हाँ, इस बार तो कुछ नया नहीं था। तो लास्ट ईयर तो मैंने लास्ट ईयर का मैंने देखा था, एचआरएम में भी देयर वर क्वेश्चंस जो बहुत न्यू थे। तो उसके लिए मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि अगर उससे मान लो एक कोई अप्रेजल टेक्निक पूछा, कोई कॉम्पेंसेशन टेक्निक पूछा और मुझे कुछ नहीं आता, तो कॉम्पेंसेशन तो आता है, वो लिख कर आएंगे एक पेज में, जो भी आता है उससे रिलेटेड, उसमें आई हैव टू मेक सेंस, सेंसिबल बातें करके आना है उसमें। मे बी कॉम्पेंसेशन क्यों जरूरी है, गूगल पे क्या चल रहा है, एक्सेंचर में क्या चल रहा है, 4 लाइन वो लिख दिया, एक पेज में लिखा, अपना टाइम बचाया और दूसरे आंसर में इन्वेस्ट किया। ये कर सकते हैं। इसमें मैंने गाइड किया है, I have that is prepared a lecture that in case you don't know about any concept, if you are blank, my suggestion is don't write anything. And if you are having a brief idea, कि for example you are asked formative training and you don't know what is formative training, so what is training लिखो, training के advantage लिखो, and you write formative training is a good technique or form of training to enhance workers productivity. 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, कुछ कैलकुलेशन मार्क्स तो मिलेंगे कम से कम, राइट? ये जीएस में भी करना है। Numericals in pen paper mode or in calculator. Means did you write the details of the solution? Or yes, you वर्किंग नोट्स बनाना पड़ता है। और मेरा मतलब दिस इज माय हैबिट ऑफ सॉल्विंग, मतलब कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सब सॉल्व करके लिख दिया, बट आई नीडेड टू डू इट इन वर्किंग नोट फॉर्मेट। तो फर्स्ट, और अनलाइक सीए एग्जाम्स, इसमें वर्किंग नोट पहले नहीं जाता है, इसमें सॉल्यूशन पहले जाता है, आखिरी शीट को वर्किंग नोट के लिए यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए में हम लोग कर लेते थे कि वर्किंग नोट से स्टार्ट किया और बाद में सॉल्व कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट पेज हैज टू बी योर सॉल्यूशन, उस एग्जामिनर को दिखना चाहिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। और मे बी वर्किंग नोट के लिए पेज ना बचे, बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेस नहीं बचता, तो बस लास्ट का थोड़ा सा स्पेस ही लेना है वर्किंग नोट के लिए। how often to practice numericals? एफएम का तो आई थिंक हर ऑल्टरनेट डे कर लो, एक चैप्टर पिकअप करो, एक टेबल बना लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आज करूंगी फिर परसों करूंगी, मतलब हार्डली टेक्स 30 मिनट्स, बिकॉज एफएम को बहुत स्ट्रांग बनाना है कि उससे तो न्यूमेरिकल गलत होना ही नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी रॉन्ग। और उधर पेपर 1 में ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पिक कर लो, टैक्स, अकाउंट या कॉस्ट, उसका भी उतना ही स्ट्रॉन्ग पकड़ होना चाहिए। उसके अलावा बाकी सब 15 डेज पे प्रैक्टिस कर लो मे बी। तो 2 सब्जेक्ट्स पिकअप कर लो कि रोज इसका न्यूमेरिकल करना है, कुछ चैप्टर्स का। मैम जैसे इसमें टैक्स के पेपर में अपने सीए में कई असेसमेंट ईयर का बहुत रिलेवेंस रहता था कि कोई नया अमेंडमेंट आया है, कुछ नए चेंजेस आए, तो देवर मोस्ट सीवियरली आस्क्ड क्योंकि ज्यादा वही पूछे जाते थे। तो इसमें भी अपने टैक्स के लिए वही असेसमेंट ईयर ये वाला एप्लीकेबल रहेगा या प्रीवियस वाला वैसा कुछ इसमें भी रहता है क्या इशू? इसमें तो रिसेंट ईयर अमेंडमेंट्स हैव नॉट आस्क्ड, मतलब जितना मैंने देखा था ऐसा कुछ नहीं पूछते, बस सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सिंपल। कई बार तो 1 साल पुराना पूछ लेता है, 2 साल पुराना। यस, डेफिनेटली 6 मंथ वाला जो कांसेप्ट है ना इस सीए लेवल पे, दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर, राइट। ओनली द प्रीवियस फाइनेंस एक्ट दैट इज एप्लीकेबल। कैन वी इंटीग्रेट वर्किंग नोट with main solution while arriving at the answer?
हाँ कर सकते हैं, बस थोड़ा नीट होना चाहिए, मतलब एक दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दो अलग जगह पे बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एक जगह दिखा पाए तो ज्यादा सुंदर होता है, वो ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है, पीछे वर्किंग नोट दिखा दो मे बी। अब दो इश्यूज बचे हुए हैं एग्जाम से ठीक पहले वाले दिन एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये डिस्कस नहीं हुए, इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? ठीक है, तो योर एग्जाम इज ऑन 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा ये रहता था कि 5th तक या 7th तक मैक्सिमम, मतलब एक हफ्ता छोड़ करके मेरा ऑप्शनल एक बार रिवाइज हो जाए और फिर मैं उसे बंद कर दूंगी। आई क्लोज माय ऑप्शनल बुक्स ऑन 5th, आई पैक देम, और फिर 7th से ऑनवर्ड्स मैं जीएस प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगी। पहले आई स्टार्ट विद जीएस 4, फिर जीएस 3, फिर जीएस 2, फिर जीएस 1 कि अगले दिन ऐसे करना है, ऐसे का पेपर देना है, और फिर वो आ जाएगा। तो मतलब आखिरी आप 5 तारीख को रिवाइज कर पाएंगे अपना ऑप्शनल, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे क्योंकि आपको जीएस का बहुत प्रेशर होगा। उसके बाद तो जीएस अच्छे से देकर के आना है। देन यू विल हैव अ ब्रेक ऑफ 1 वीक। अब जीएस 4 का पेपर जब दे करके आएंगे ना तो बहुत ऐसा था कि एक बड़ा मैराथन जीत लिया, तो अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। आई थिंक बस जीएस 4 की रात सफिशिएंट ब्रेक लेना है, अच्छे से सोना है, क्योंकि आप योर फिजिकल स्टैमिना इज ऑल्सो टेस्टेड, आप पूरा थक चुके होंगे 5 पेपर लिख के, तो उस दिन में भी अच्छे से सो। अगले दिन हो सकता है 10 बजे तक उठो, बट उस दिन से एकदम स्टार्ट हो जाओ। और ट्रस्ट मी, लोग आपको बोलेंगे कि एक दिन का ब्रेक ले लो, एक एक दिन मैटर्स, उसी दिन से शुरू हो जाओ। 5 दिन बहुत होते हैं, उस समय समझ में आएगा कि 5 दिन में कितना ज्यादा पढ़ा जा सकता है। तो व्हाट आई डिड, मैंने पहले 1.5 दिन में पेपर 2 निपटा दिया, क्योंकि मुझे लगा जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो मेरे को करना ही है किसी तरीके से अच्छे से। तो 1 या 1.5 दिन में पूरा पेपर 2 निपटा लो। बचे हुए हाफ डे में मैंने ऑडिट, एफएमआई और एफएम आधा कर लिया था। नेक्स्ट डे आई डिड एफएम, एक पूरा दिन लगा के एफएम कर लिया। फिर अगले दिन मैंने किया अकाउंट्स और टैक्स, और आखिरी दिन मैंने छोड़ दिया कॉस्ट के लिए। और अब ऑलरेडी बहुत प्रेशर था और कॉस्ट तो आता भी नहीं था, तो आई डोंट नो व्हाई आई इमेजिन कि आखिरी दिन कॉस्ट पढ़ लेंगे जो आज तक नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली वो हो नहीं पाया। देन आई कॉल्ड माय फ्रेंड कि कुछ कुछ पढ़ा दे, तो मतलब व्हाटएवर यू फील इज इंपॉर्टेंट एज पर यू, शी टॉट मी 4-5 कॉन्सेप्ट्स, और उसमें से 3 पूछे गए एग्जाम में, सो आई रोट दोस आंसर्स। और फिर उस दिन रात में आपको थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट नो आपका हिंदी कितना अच्छा है, बट आई गिव 3 आवर्स टू हिंदी ऑल्सो। कुछ कुछ हिंदी के निबंध वगैरह पढ़े, और फिर अगले दिन आपको हिंदी इंग्लिश पेपर देना पड़ेगा। पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, कुछ मत सोचना कि आ करके पढ़ पाएंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। मे बी और ट्रैवलिंग या कुछ बारिश का भी मौसम होता है, उसमें भी काफी टाइम वेस्ट होता है। तो रात में आना है 8-9 बजे, और जो भी आपको लगता है कि बच गया, क्योंकि बहुत एंजाइटी होता है ये पढ़ ले ये पढ़ ले, मे बी जस्ट एफएम पढ़ लिया, क्योंकि फिर मैंने एफएम ही पढ़ना स्टार्ट किया उस दिन आखिरी दिन। तो एफएम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह सुबह भी यही देखा। और पेपर के दौरान क्या करना है, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है चूज करना क्वेश्चन, वो पहले चूज कर लेना है। और अगर बीच में लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, कि ये क्वेश्चन तो नहीं करना था, ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्विकली रेक्टिफाई करना है। 2-3 मिनट में ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, उसको कट करके आगे बढ़ना है। अब जबरदस्ती नहीं कि कमिट कर दिया इस क्वेश्चन को तो इसका तीनों पार्ट करके चलेंगे, बिकॉज आई ऑल्सो डिड दिस। मैंने कॉस्ट वाला पार्ट उठा लिया था, मुझे समझ में आया कि नहीं हो रहा है मुझसे, देन आई लेफ्ट दैट पार्ट, आई कट दैट क्वेश्चन आधा अटेम्प्ट करके, एंड आई क्विकली मूव टू टैक्स। और पेपर के दौरान किसी भी क्वेश्चन को लेके ओवर इमोशनल नहीं होना है। आई डिड नॉट डू दैट। वो रेशियो वाला क्वेश्चन, उसमें बैलेंस शीट मेरे से मैच नहीं हो पाई थी, आई लेफ्ट इट, मेरा टाइम खत्म हुआ, आई मूव टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। वरना उसमें फिर मेरा काफी टाइम वेस्ट होता, 40 मिनट बर्बाद हो जाते मेरे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आराम नहीं करना। पेपर 2 का कुछ कुछ थ्योरी देख लेना है, फटाफट से अपने नजर के सामने से घुमा लेना है, क्योंकि जो आप मोस्ट रिसेंट पढ़ेंगे वो सारे चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, इट विल बी ऑन द टॉप ऑफ योर ब्रेन। तो कुछ डायग्राम्स देख लेना है, कुछ कोड्स देख लेना है, सब कुछ अपने दिमाग से वो करना है। ऑलरेडी आप बहुत लाइट फील करेंगे, जैसे पेपर 2 मिलेगा इट विल बी द बेस्ट फीलिंग ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आखिरी पेपर होगा, आप बहुत एक्साइटेड होंगे। एंड आई होप कि आपको भी कुछ भी न्यू सरप्राइजेस नहीं मिले पेपर 2 में, यू राइट अ वेरी गुड आंसर। तो बहुत अच्छे से लिखना है पेपर 2 को, मैक्सिमम एनर्जी के साथ। I think this. I want to ask you, since you will be having compulsory short notes and optional. So should short notes be done first or 1, 2, 3 thereafter 5, 6, 7? मैंने तो सेक्शन वाइज किया सर, सेक्शन वाइज ही किया। Okay, you did it section wise. हाँ, पेपर 1 के पहले पार्ट 1 के पहले शॉर्ट नोट्स कर लिए फटाफट से। और जब मुझे रीडिंग टाइम मिला ना, तो मैंने सोच लिया, 5 शॉर्ट नोट्स अपने दिमाग में बना लिए किसमें क्या लिखना है। 5 का आंसर वाज रेडी कि जैसे ही मिलेगा आई राइट इट डाउन। तो उसमें क्या क्या लिखना है वे भी पेपर पे छोटे छोटे लिख दो कि ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ऐसे करके। Right.
So you people can ask queries. आई थिंक रीडिंग टाइम में क्वेश्चन डिसाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एनीवे आपको क्वेश्चन डिसाइड करने में उसमें तो टाइम लगेगा ही। इनफैक्ट रीडिंग टाइम का यूज करके कंपल्सरी शॉर्ट नोट्स को रीड कर लो, 5 शॉर्ट नोट्स को, कि इसमें मैं क्या आंसर लिखूंगा, और जैसे ही आपको राइटिंग टाइम मिले यू कंप्लीट दोस 5 शॉर्ट नोट्स। Good. That's good strategy. 5 short notes के लिए key points तैयार कर लें. That's good. Hi, ma'am. Can I ask a question? Yeah. Yes, yes. Ma'am. Ask it. Now you can ask. Yeah. So actually, my question was, for example, if you're reading a theory, we understand the concept of it, then we make notes of it as well, as you showed Shubham sir's notes. So ये हम लोग short notes थोड़ा बना लेते हैं, but when it comes to writing down the answer, that little concept that we have in our head, how to expand that? I mean, 1.5, 2 pages, it's like, it feels a little task. How do you expand that? Even though you understand the concept, but उसको explain, how do you do it into so many words? So that is why some technical words should always be there with you. If you're let's say doing Porter-Lawler theory, then इतनी बार उसको पढ़ लेना है कि उसका technical aspect is clear in your head. उसके बाद तो उसको simple अपने language में ही explain करना है, और एक paragraph हमेशा उसका present utility या managerial utility क्या है, ये तो हम लोग अपने words में ही लिखते हैं। तो वो managerial utility वाला part, how do we apply this, ये वाला aspect होता ही है। जो टेक्निकल थ्योरी है, if you have understood it, I think you will be able to explain it. उसमें एक डायग्राम भी होता ही है, तो उससे sufficiently 2-3 pages cover हो जाते हैं। I want to give a suggestion here. Divya, when you revise your notes, don't revise points only. Revise your notes slowly, so that your brain is also able to think a complete picture. For example, you are reading features of organization. So 2 or more persons, just read 2 or more persons and shift it to next goal oriented and shift it to next rationality. Don't shift from one point to another point very swiftly. Have 2 to 3 to 5, even 10-second break gap between first point and second point, so that your subconscious is able to link important logic behind that point. And in that case, writing issue will not arise. If you revise points only, then writing issue will arise. If you revise point and give some time to your brain to think the point, then writing will be easy. Ma'am, pencil and scale use करने का time लगता है क्या? I mean, or do you just do it with pen? Pen, everywhere you have to use a pen. Pencil use करने का बहुत टाइम नहीं मिलता था। And रिविजन का एक और तरीका ये है कि let's say motivation का एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, so we are revising one theory, साथ में we'll also revise another theory. फिर अगला थ्योरी पढ़ेंगे तो पिछला थ्योरी 1 मिनट में फिर से रिवाइज करेंगे। ऐसे मतलब whenever you move forward, keep revising. 1-1 मिनट लगता है, but मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सब चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट नीड्स टू बी डन वेरी नाइस। इवन चेंज मैनेजमेंट, उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, एंड चेंज मैनेजमेंट इज अ वेरी वर्सेटाइल चैप्टर, बहुत जगह यूज हो जाता है वो। तो ओटीओबी को तो बहुत टाइम दो, अच्छे से करो उसको। आई थिंक 4 days इज नॉट बैड, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। मैम, आपका जीएस में स्कोर बहुत अच्छा था, राइट? बाकी के 4 पेपर्स में भी। So how did you manage? जैसे भी शुरू का जो 1 and 1.5 month है, ये rigorous studies का अभी टाइम है हम लोग के पास, so we can give time to optional more and little bit to GS as well. तो एक बार आप प्लीज थोड़ा सा एक broad picture समझा देंगे, like how did you manage that? See, I gave you a timeline कि अभी initial 1 month में what I did कि paper 2 और paper 1 का 80% मेरा हो जाए, साथ में GS 1 और 4 हो जाए। Ethics में ज्यादा effort नहीं लगता। Ethics will take you around 1 week, 6 hours each. तो एथिक्स में आई डिड बेसिक, एक डेफिनेशन वगैरह मैंने फोरम की रेड बुक से की, और उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन के लिए आई डिड बेटर इंडिया जो वेबसाइट है, वहां से एग्जांपल्स निकाले। फिर एक स्कूल ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल है, उससे मैंने फिलोसफी पार्ट उसका कुछ देखा। देन आई गूगल्ड अप 10 एथिकल एग्जांपल्स फ्रॉम रामायणा, एथिकल एग्जांपल्स फ्रॉम महाभारता, एथिकल एग्जांपल्स फ्रॉम गीता, ऐसे करके कुछ एग्जांपल का रिपोजिटरी बना लिया बहुत सारा। और फिर एथिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप केस स्टडी को बहुत सारा पढ़ लें। तो व्हेन यू रीड अ लॉट ऑफ केस स्टडी, आपको ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट का आइडिया हो जाता है। तो उस दिन जो भी केस स्टडी आएगा, उसमें जो भी डिलेमा होगा, वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ऐसा होता है। तो दिस इज हाउ यू विल बी वेरी प्रिपेयर्ड विद केस स्टडी। और GS 1 तो मोस्ट स्कोरिंग हो सकता है। मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था, बट इट कैन बी वेरी स्कोरिंग, क्योंकि उसमें सब कुछ पढ़ा हुआ है। Sorry to interrupt. I just wanted to ask an additional question regarding GS4 itself. The paper of 2022 was quite lengthy of GS4. Correct. The case studies were very lengthy. Were you able to manage to complete the paper? Given your score of 140, I'm expecting you did. And how did you?
because the questions were not that straightforward. So how did you manage the time during the paper? See, I think one difference that I did was I completed my paper. I heard a lot of मेरे पूरे center पे I think there were 2 people who completed the paper. So given the ratio only, my marks has increased. And जो reading time मिलता है ethics में, उसमें भी जो 5 मिनट का reading time है, try to read 1 or 2 case studies. उसमें भी पूरा पेपर देख लूं, ये वाला curiosity नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा पेपर तो देखना ही पड़ेगा जब attempt करना है. तो एक case study पढ़ लो, उसमें बहुत टाइम लगता है, उसके सारे के आंसर शॉर्ट में जॉट डाउन में भी कर लो या दिमाग में रख लो. जैसे ही आपको राइटिंग टाइम मिलता है, यू राइट डाउन 1 केस स्टडी. तो वहां पर आपने अपना 5 to 7 मिनट सेव किया है, विच विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. और पहले आई टू अटेम्प्ट केस स्टडी 1.5 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम जो केस स्टडी को देना है. और 1 घंटा 40 से मेरा 45 हो गया था, बट दिस इज इट, उससे ज्यादा नहीं. जैसे ही 1 घंटा 40-45 मिनट हो, आगे बढ़ो. और सारे पेजेस नहीं भर रहे हैं. एथिक्स में देयर आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा पेजेस दैट आर गिवन. आई हैव नोटिस 4 पेजेस दिए होते हैं, मैक्सिमम 3 पेजेस का कंटेंट लिखने लायक होता है. तो बस पेपर भर रहे हैं, उस चक्कर में अ लॉट ऑफ टाइम गेट्स वेस्टेड. तो एथिक्स में इफ यू सी सफिशिएंटली आंसर हो गया तो लीव द पेजेस, ठीक है. एंड देन, और ये ऑप्शनल में भी होगा, ऑप्शनल में भी एक्स्ट्रा शीट्स रहती हैं. तो पेपर 1 में स्पेशली, तो आपका न्यूमेरिकल अगर सॉल्व हो गया और 2 पेज बचा भी, इट डजंट मीन कि यू हैव टू फिल इट, जस्ट कट इट एंड मूव अहेड. तो एथिक्स में जब केस स्टडी हो जाता है 1 घंटा 40-45 मिनट मैक्सिमम, फिर कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1 और 1 से अटेम्प्ट करना है, पीछे 6 से नहीं अटेम्प्ट करना. क्योंकि जब लास्ट का जो 1 आप 2 मिनट में अटेम्प्ट करेंगे, वो उसकी क्वालिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. एंड इट इज द फर्स्ट आंसर जो एग्जामिनर पढ़ रहा है, तो इट हैज टू बी वेरी ब्यूटीफुल. तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, 6 तक पहुंचेंगे और एकदम स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के साथ चलेंगे. और थोड़ा आपके ब्रेन को बहुत फास्ट फंक्शनिंग होना चाहिए. तो फॉर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, कि पढ़ते ही सोच पा रहे और सोचते सोचते लिख पा रहे. अगर आप यू थिंक कि सोचूंगा फिर 3 मिनट लूंगा देन आई विल राइट, तो ऐसा नहीं हो पाएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, कि सोचते ही जो भी पढ़ रहे हैं मेरे दिमाग में उससे रिलेटेड 4-5 चीजें आ रही है, एंड आई एम साइमल्टेनियसली एबल टू राइट. तो एक तो राइटिंग स्पीड हैज टू बी वेरी फास्ट, और दूसरा साइमल्टेनियसली सोच सोच के लिख पाना है, आना चाहिए. जहाँ पर कुछ बहुत सेंसिबल नहीं भी समझ में आ रहा है, एकदम दिमाग स्टक हो गया है बीच में, तो भी कोई बात नहीं. जो भी रेलेवेंट सेंसिबल दिमाग में आ रहा है, यू हैव टू राइट इट. और सब पार्ट्स में आंसर कर लोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा. और लास्ट का जो 1-2 क्वेश्चन होगा, वो ऐसा होगा कि आप हाफ पेज या 1 पेज में ही एड्रेस कर पाओगे, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. मे बी तब भी सफिशिएंट मार्क्स मिल जाते हैं. दिस इज फॉर GS4. One query Thank you so much. can we solve the theory first and move to solve numericals in paper 1? Theory first and numericals later. हाँ, मतलब आई थिंक आई डिड नॉट डू दैट. मुझे पहले था कि पहले न्यूमेरिकल्स कर लूं. व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर इज योर स्ट्रेटजी, टाइम फिक्स्ड होना चाहिए हर क्वेश्चन का. Yes. तो जो भी आपका टाइम है, इट शुड बी डिवाइडेड वेरी क्लियरली. मैम एसेस कितने प्रैक्टिस कर लिए थे आपने? क्या एसेस कितने प्रैक्टिस करे थे? एसेस essays? See, prelims के पहले I used to write essays Sundays को, but prelims और mains के बीच में I think मैंने 3 टेस्ट दिए थे ऐसे के, तो 3 2 6 essays I've written. तो ऐसे उतना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट है कि 1-2 ऐसे लिख लिया तो सब पता चल गया कि 1.5 घंटे में आई बी एबल टू राइट एन ऐसे. सो द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू प्रैक्टिस ऐसे. तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के जो एसेज हैं, उसको 15 या 30 मिनट्स में ट्राई टू मेक अ स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट. तो उससे समझ में आ जाएगा कि यू आर एबल टू इंटरप्रेट एन ऐसे और नॉट. एंड मैम आप वो जर्नी बता रहे थे जीएस के साथ, वो एथिक्स के बाद आगे का, आई so थिंक please एक बार अभी जी. GS4 plus GS1 पे फोकस कर लेना चाहिए along with optional, and then later on you can do GS2 and GS3. तो even if 25 अगस्त 30 अगस्त तक भी होता है तो ठीक है, you will have 15 days there to consolidate. ओके मैम. Just one question related to what sir asked earlier. So it's regarding confidence only, as in how much possibility you saw 2 months before the exam that you'll be scoring good. Was it like your test series mein you're scoring good and then that gave confidence, or you were like us low on motivation? How is it? Not on motivation, but the confidence, you know, that it's possible and you can do it. कॉन्फिडेंस तो किसी को नहीं आता. आई डोंट थिंक लास्ट डे तक कॉन्फिडेंस आएगा. लास्ट क्लास में भी जो टेस्ट आई हैव रिटन जीएस में, सी आई गॉट अ 141 इन एसए, बट आई विल टेल यू द लास्ट टेस्ट ऑफ एथिक्स दैट आई सबमिटेड, आई गॉट अ 72 इन दैट टेस्ट. तो मेरा कॉन्फिडेंस तो पूरा शैटर हो गया था. अकॉर्डिंग टू द टेस्ट सीरीज पीपल, आई शुड हैव चेंज्ड माय एंटायर स्ट्रेटजी ऑन द लास्ट डे, बट वो पॉसिबल नहीं था. तो अभी जो भी है, अभी बस
अपना वो the thing called निष्काम कर्मा is very true. अपना काम एकदम honestly करना है अभी. Confidence और motivation का you don't have to think. It's like a job you are doing. सुबह 9 से 5 पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. Just do your work whatever has been assigned to you और outcome का मत सोचो. It's very easy to say for me now. I also used to keep thinking कि इतना marks आ जाएगा, इतना marks आ जाएगा. But वो luck factor भी है और वो luck factor तब activate होता है अगर आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी. Just work hard right now and everything will fall in place for you. तो बस अभी मेहनत करना और कुछ नहीं. Just don't think कि होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं. Maybe something else good is planned for us. तो अच्छा ही होगा. But just don't feel very underconfident. सबको ऐसा ही feel होता है. You have seen me feeling so underconfident one day before my commerce paper. तो मुझे तो कोई idea नहीं था. मेरा यही था कि 220 आ जाए commerce में. 100 numbers. So my target was 90 marks in paper 1. This is what I planned. मेरा level of preparation के हिसाब से. But then I got more. तो मे बी उस दिन पेपर जो हो, जो भी क्वेश्चंस आए वो उसी चैप्टर से आ रहे हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. सो एनीथिंग कैन वर्क फॉर यू इन फेवर. सो डोंट थिंक अ लॉट. एंड मैम आंसर राइटिंग के लिए जैसे बोलते हैं कि डेली के एटलीस्ट 2-3 घंटा आंसर राइटिंग, अभी बहुत लोग बोलते रहते हैं कि आंसर राइटिंग डेली करना ही है. तो मैम पढ़ाई के साथ इतना ज्यादा तो आंसर राइटिंग पॉसिबल कैसे हो पाएगा? अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो आंसर में क्या लिखेंगे? बेकार लिखेंगे तो कोई पॉइंट नहीं है. These are just myths that are selling in the market कि पहले दिन से आंसर राइटिंग करना है. 20 अब मान minutes, लो 20 to 40 minutes. हाँ, वो भी जिसका पढ़ लिया, लेट्स से ऑप्शनल पढ़ लिया तो उसकी आंसर राइटिंग करो ना. जो नहीं पढ़ा उसका आंसर राइटिंग मत करो. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. व्हाट विल यू राइट इन दैट? ओटीओबी कंप्लीट हो गया, उसका आंसर राइटिंग करो. या GS4 कंप्लीट हो गया, उसका करो. व्हाटएवर यू हैव कंप्लीटेड सिर्फ उसका करो. एंड 30 मिनट से ज्यादा नहीं करना है. Right. We got a lot of idea, lot of experience. I didn't imagine कि इतने सारे ideas और points इतनी देर में आप deliver करेंगे, right? सर एक चीज बोलना चाहता हूँ सर. Yes, सर sir. वी आर रियली थैंकफुल टू यू एंड गरिमा मैम आपके लिए, बिकॉज इट इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी कि हम किसी टॉपर के साथ वी कैन कम्युनिकेट दिस इजीली विद समवन. And सो we have recorded this session. I will share this recording with everyone so you can see it again. जब भी आपका Yes. confidence down हो, इसको दोबारा देख लीजिएगा. जब कोई idea चाहिए, इसको दोबारा देख लीजिएगा. To me, every kind of idea, most of the kind of ideas are covered. मेरे mind में ऐसा कुछ बाकी नहीं बचा जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ. All And the we'll have Then- one more session आपके एग्जाम के पहले. If you need anything, so you can tell sir and I'll try to do it before I go to the academy. And अभी आप लोग पढ़ो अच्छे से. Whatever sir is telling, just follow the schedule maybe. और schedule से नहीं हो रहा कोई बात नहीं. But अपना पढ़ाई में कमी नहीं होना चाहिए. You should be honest to yourself. That is all I will say. Or one more thing is there. I have requested Garima to give comments on your copy. Right? If she will be having some time, she will give comments on your copy. एक broad overview. Okay, I have requested her. Time होगा तो आपसे जरूर time मांगेंगे. 5 minutes अगर आप copies पे दे देंगे, overview, that would be better. Right? कम से कम सभी की कॉपी पर एक कॉपी पे आप अपना कमेंट दे देंगे. Right. I'll try to do that. ठीक है, थ्योरी पे. Right? मैम इट्स अ ब्लेसिंग कि जेन्युइनली आप जैसे टॉपर हमारे कॉमर्स स्ट्रीम से, बिकॉज़ See, I जेन्युइनली आई एम also सेइंग. last year also I used to keep searching. So if you'll find it very funny, but there's no commerce topper जिसको मैंने मैसेज नहीं किया हुआ है. I have these long messages that I have typed. तो उस समय में भी जी. किसी को टाइम नहीं मिलता था मैसेज करने का. तो I have been asking everyone कि I've texted a lot of toppers. I'll not name them, but I've texted everyone कि ma'am I want to talk, I want to discuss. तो I get that anxiety. और बहुत अच्छा भी लगता है कि कॉमर्स ऑप्शनल से हो सकता है. बिकॉज हमेशा कॉमर्स ऑप्शनल को, एंड दिस टाइम अ लॉट ऑफ पीपल वर शॉक्ड कि कॉमर्स ऑप्शनल. आई कॉल्ड सर को भी विश्वास नहीं हो रहा था. So it's shocking for me also, but yeah, it's doable. तो यही है कि अपना एडवांटेज लेना है कि कॉमर्स ऑप्शनल में अगर कम टाइम लग रहा है तो उसको GS में यूटिलाइज कर सकते हैं. That's it. You are an ideal Ma'am, topper, आपने- genuinely saying this. Thank मैम you. आपने कोई अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है क्या? Yes, I've made a channel. I think it has some 23,000 followers. उस channel पे I have shooted a video of commerce optional, but there is nothing new which I can say. I think sir के platform पर भी commerce की strategy video है. That is there. उसमें सारी strategy है. अगर आपको कुछ specific queries है, then I think you can convey it to sir and sir will let me know. Right. So let us मैम conclude. बस वही आंसर राइटिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है मेरे को. सर तो मेरे को बहुत सालों से जानते हैं. मेरा आंसर राइटिंग में ही मेरे को इशू आ रहा है. Definitely, Okay. we will pay attention. Answer writing जो है ना, उस पे ध्यान देंगे.
जिनको ज्यादा इश्यू है मैं उनकी कॉपी पे पर्सनली ध्यान दूंगा और गरिमा से भी जो है ना फीडबैक लेंगे, ठीक है? राइट मैम क्या आप एक GS4 का ब्रॉड दे सकते हैं आइडिया, GS4 का ब्रॉड स्ट्रेटजी? हाँ, GS4 का I told it in the video also. तो GS4 में for basics, for covering the basic, I used Forum IS Redbook, and once the definitions and all were covered, then मैंने focus किया उसमें examples वगैरह include करने का. तो उसके लिए YouTube पर एक चैनल है School of Life, उसका philosophy वाला portion मैंने देखा था. एंड इसके अलावा बस गूगल करके कि एग्जाम्पल्स फ्रॉम रामायण, महाभारत, गीता एंड ऑल, ताकि कुछ वो वाले एस्पेक्ट के एग्जाम्पल्स भी हो जाए. कुछ इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट्स ने क्या क्या किया है, जैसे कि बिहार में बहुत सारे लोगों ने डाउरी के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम किया है. सो ऑल ऑफ दोज एग्जाम्पल्स आई कलेक्टेड कि मेरे पास हो. एंड बस ये सब करते हैं और इन द एंड ये स्ट्रैटेजी होता है कि केस स्टडी फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, थ्योरी बाद में अटेम्प्ट करना है. दिस इज व्हाट आई डिड. राइट. थैंक यू गरिमा. Thank you everyone. All the best to everyone for your preparation and then for your mains also. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you.